नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। जी हां, आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम संभवतः तय हो सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र आयोजित किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है और अक्टूबर में नतीजे आने हैं। चुनाव भी सितंबर से शुरू हो जाएंगे और ऐसे में दिल्ली बीजेपी आज एक अहम बैठक कर रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में, जहां पर प्रत्याशियों के नाम पर संभवतः आज मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज संभवतः इसे लेकर मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। 18 सितंबर को पहले चरण में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ राजीव शर्मा इस वक्त बतौर इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी राजीव जी, तो ये तो होना ही था लगभग। जिस तरह से चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, तो तमाम पार्टियां इस रसाकशी में अब जोर आजमाइश में कूदेंगी और ऐसे में बीजेपी क्या लीड कर रही है और जिस तरह से मुख्यालय में बैठक होनी है, संभवतः प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा और कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं क्या? राजीव जी। हाँ कुणाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से इस समय फ्रंट फुट पर खेल रही है और अभी जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की जो बातें चली हैं और घोषणा हुई है, उसके बाद तो बीजेपी एकदम बिल्कुल जोश में आई हुई है, क्योंकि एनसी ने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि वो अलग झंडा अपना फिर से करेंगे और 35A और 370 को बहाल करेंगे। और इसी बात को लेकर के बीजेपी ने मामला पकड़ लिया है और कहा है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन बातों का समर्थन करती है। तो इस पर ये कांग्रेस के सामने इस समय स्थिति थोड़ी सी विपरीत बन गई है और ये बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया है। केवल मुद्दा जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, और जो यूपी वगैरह में अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी उसे लीड मिलेगी। और आज जो ये बैठक होने जा रही है, इसमें बीजेपी अपने चुनाव से संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित चुनाव के जितने मुद्दे उन पर चर्चा करेगी, प्रत्याशियों पर चर्चा करेगी और जीतने वाले प्रत्याशियों पर चर्चा करेगी। एक चीज और भी है कि बीजेपी में, जम्मू कश्मीर से बीजेपी में कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं। कल एक पुलिस ऑफिसर ने ज्वाइन किया है, आज भी उम्मीद है कुछ पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन करेंगे और इनके पुलिस ऑफिसर्स के ज्वाइन करने से जम्मू क्षेत्र में कम से कम बीजेपी को लीड मिलेगी। और अब चूंकि जम्मू में और श्रीनगर में मतलब जो बाकी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसमें बहुत खास फर्क नहीं बचा है सीटों का। तो अगर जम्मू में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है और 4-5 सीटें भी अगर श्रीनगर से बीजेपी निकाल लेती है, तो वहां पर बीजेपी की सरकार किसी के निर्दलीयों के समर्थन से बनने की संभावना बनती है। बेहद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया राजीव जी, जैसे आपने बताया कि जो पुलिस महकमे के लोग अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी की एक ये क्लीशे पॉलिटिक्स रही है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जो नॉन सीजन्ड पॉलिटिशियंस है, वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आते हैं और उसके बाद अच्छा वर्क भी और अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये बीजेपी में सराहनीय है। हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू करी है शासन प्रशासन में, इसी तरीके से ये प्रत्याशियों की भी लेटरल एंट्री मानी जा रही है। और कहीं ये भी है आम मतदाताओं में कि अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उसकी छवि जो नॉर्मल जो पॉलिटिशियंस है उससे थोड़ा अच्छी रहती है, तो इसलिए उनके जीतने के चांसेस
संभवतः बढ़ जाते हैं या ओके, बढ़ने की बिल्कुल संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की एक और अगली बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करा दे, जहां कोलकाता के रेप केस के मामला में आरजी कर में भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। जी हां, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई ने छापेमारी की है। संदीप घोष और देवाशीष सोम के आवास पर दबिश दी गई है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और इसी सिलसिले में सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के परिसरों और 14 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा बतौर इनपुट हेड हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जी राजीव जी, एक तरफ तो हम चुनावों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन चुनावों के खेल के बीच एक ऐसा मसला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रखा है और इसमें एक के बाद एक कई एक्शन हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से कथित रेप और हत्या की, और अब प्रीमाइसेस में कुछ खास लोगों के यहाँ सीबीआई के छापे भी पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं राजीव जी? कुणाल, ये अलग एफआईआर दर्ज की गई है भ्रष्टाचार की, और जो देवाशीष सोम है ये संदीप घोष के बहुत नजदीकी माने जाते थे। ये रिटायर्ड हैं आरजी कर अस्पताल से। तो अब ये जो मसला है, जो ये रेप और मर्डर का हुआ है, क्या इस भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? ऐसा माना जा रहा है कि जो जूनियर डॉक्टर थी उसके पास में कुछ जानकारियां थी देवाशीष घोष की। हालांकि ये सब कयास हैं, ये कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके पास में कुछ जानकारियां थी जिनको छुपाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था, और उसने वो दबाव डालने से मना कर दिया। फिर उसके साथ में ये जिन्होंने हरकत हुई और ये मामला इतना बढ़ गया। लेकिन ये दोनों अलग अलग मामले हैं। रेप और मर्डर का मामला अलग है, उसकी सीबीआई अलग जांच कर रही है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश से जांच कर रही है। और ये जो भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, ये स्टेट के द्वारा दर्ज किया गया है, इस पर भी हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश किए। उसके बाद से सीबीआई हरकत में आई है, उसने इस मामले को अपने हाथ में लिया है और आरजी कर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के इसकी जांच अब चालू हो गई है सीबीआई। बिल्कुल, तो जांच दो तरफा है। हाँ, कंप्लीट कीजिए जी। जुड़े हुए हैं, ये अभी आगे सामने निकल करके आएगा। ओके, तो जब जांच दो तरफा हो गई है, एक तरफ तो रेप और बलात्कार, ये जो हत्या है उसकी तो जांच हो ही रही है, और अब व्याप्त भ्रष्टाचार की भी जांच हो रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा निकल कर क्या कुछ आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए राजीव शर्मा जी आपका शुक्रिया। और इस बीच एक अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दे, जहां दिल्ली और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और त्रिपुरा, बंगाल, हर जगह भारी बारिश के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, यदि हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, उधर प्लेन्स में राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश के चलते पहाड़ी झरने के तेज बहाव में 5 लोग बह गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान के दौरान 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर मौजूद मंदिर जलमग्न हो गए। उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग को भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि अगले महीने से इसी पर ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल से लेकर त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के यौन शोषण के मुद्दे पर विपक्ष शिंदे सरकार पर आक्रामक है। मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बदलापुर की घटना के विरोध में विपक्ष ने शनिवार को राज्य भर में बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बंद पर रोक लगाने के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ठाणे में आंदोलन में शामिल हुए, तो उद्धव ठाकरे ने दादर में शिवसेना भवन के चौक पर हुंकार भरी। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे रेलवे स्टेशन पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर राज्य में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब महिलाओं पर अत्याचार की खबर नहीं आती। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसे राजनीति दिखावा बता रहा है। सरकार कितनी असंवेदनशील है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दल भी राज्य में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से उस पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र बंद से आम जनता को दिक्कत होगी और उनके दिनचर्या प्रभावित होंगे। इसके बाद महाविकास अघाड़ी ने अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जल्द से जल्द इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर शुक्रवार शाम दक्षिण कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने हमला कर दिया। इस घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में पायल मुखर्जी अपने साथ हुई भयावह घटना की शिकायत कर रही है। इस वीडियो में बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी रोती हुई नजर आ रही हैं। वो वीडियो में दावा कर रही हैं कि जब वो सदर्न एवेन्यू पर अपनी कार चला रही थी तभी एक बाइक सवार ने उनसे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने छेड़छाड़ के डर से मना कर दिया तो उन्होंने कार की खिड़की तोड़ दी। इसके बाद पुलिस मौके पर आ गई और उन्होंने मुझे बचाया। पुलिस ने अपराधी को भी पकड़ लिया। इस वीडियो में टूटी हुई कार की खिड़की भी देखी जा सकती है। इस वीडियो के वायरल होने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, अब बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू में बाइक सवार हमलावर द्वारा दुर्व्यवहार और हमला किए जाने के दौरान अपनी जान के डर से लाइव होती हैं। आश्चर्य है कि राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिलाओं के लिए दुस्वप्न में कैसे बदला लिया है और उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रही है। হ্যালো, আমি লাইভে সেভাবে আসি না। আজকে আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। আই ওয়াজ ড্রাইভিং অ্যান্ড সি কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছে এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে, আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে वहीं आसाम में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मुख्य आरोपी तफजूल इस्लाम शनिवार सुबह पुलिस हिरासत से कथित रूप से फरार हो गया है और उसने नागांव जिले के धींग में एक तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था और उसे क्राइम सीन का पता लगाने के लिए सुबह करीब 3:30 बजे अपराध स्थल पर ले जाया गया था। पुलिस ने बताया आरोपी तफजूल इस्लाम पुलिस हिरासत से फरार हो गया और तालाब में कूद गया। तत्काल तलाशी अभियान शुरू कर दी गई और करीब 2 घंटे के बाद उसका शव बरामद किया गया। इस बीच आरोपी के पैतृक घर बोरभेटी के ग्रामीणों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग न लेने और गांव के कब्रिस्तान में उसे दफनाने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। स्थानीय निवासियों ने कहा, हमने तय किया है कि हम इस अपराधी के जनाजे में शामिल नहीं होंगे और अपने कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे। उसके परिवार को भी हमने समाज से अलग कर दिया है। हम अपराधियों के साथ नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि धींग में बृहस्पतिवार शाम को 3 लोगों ने 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। लड़की उस वक्त ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। आरोपी पीड़िता को घायल अवस्था में सड़क किनारे एक तालाब के पास छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी।
शी सफरिंग लाइक लॉट्स ऑफ पेन शी सफरिंग। तो हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट थे उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे। जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो दो बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। लेकिन कल जो हमारा प्रतिवाद हुआ था उस जगह पे, प्रतिवाद की जगह से वो धिंग का जो लोकल लोग है वो लोकल लोग ने बोला था कि जो भी अपराधी है अपराधी का जो शास्ति होगा वो कड़ी से कड़ी होना चाहिए। लेकिन वो हमारे मांग को लेकर आज सुबह इस जगह पे लाया था, वो अपराधी को लाके जब उसका इंक्वायरी के लिए ले आया था, और इंक्वायरी के लिए जब ले आया था वो पानी में उतर पड़ा अपराधी। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दी जाए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का एक मामला है, जहां शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में यह बात पहुंच गई है। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनरल कैटेगरी के उन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन इसमें नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची न बनाए जाने का आदेश देने की मांग करते हुए कहा है, यदि हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद सरकार मूल चयन सूची बनाती है तो 19,000 गलत तरह से चयन किए गए शिक्षक इस भर्ती की सूची से बाहर ही रह जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा 4 साल से हाईकोर्ट में केस लड़ रहा है। याचिका के मुताबिक सरकार ने इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला करके इस भर्ती में ऐसे 19,000 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में होना ही नहीं चाहिए था, और जिन ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था वह पिछले 4 साल से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 13 अगस्त को 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए 3 महीने में पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाने का आदेश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर खूब बरसे। उन्होंने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे। सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है, और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के
जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? और एक और बड़ी खबर से आपको अवगत कराए, जहां मथुरा अब जगमगा गई है। जी हां, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास छा गया है। सीएम योगी कान्हा के जन्मोत्सव का मथुरा में शुभारंभ करेंगे और अपने नटखट कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चारों तरफ जन्मोत्सव को लेकर खुशियों का माहौल है। कृष्ण की नगरी में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज मथुरा पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। सीएम ब्रिजवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर 583 करोड़ की 138 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 26 अगस्त को सीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए आज शाम को मथुरा पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर ब्रिजवासियों को सीएम 583 करोड़ रुपए की 138 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रमुख है बरसाना में रोपवे, यमुना नदी में क्रूज, पंचजन्य प्रेक्षागृह, वृंदावन लक्ष्मण शहीद स्मारक प्रेक्षागृह, मल्टी लेवल पार्किंग, गोवर्धन तहसील भवन, बरसाना कोसी गोवर्धन मार्ग का परियोजनाओं और अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा जाएंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। सहयोगी गिरधर पचौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, सीधे उनका रुख करेंगे। जो गिरधर, जिस तरह से जन्माष्टमी को लेकर चारों तरफ हर्ष और उल्लास है और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह 2 दिवसीय दौरा क्या मायने रखता है और वहां के लोगों के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है? बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो मथुरा के लिए ये विशेष उत्सव है, जिसको कि पूरी तरह से ब्रजवासी भी आनंद के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से इसको मनाने में जुट जाती है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से महीने भर पहले से इसकी तैयारियां प्रारंभ कर देता है। पूरे मथुरा नगरी को, मथुरा क्या कहूँ, पूरी ब्रज नगरी को ही दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। चारों तरफ लाइटिंग और अन्य तरह से सजाने का कार्य यहाँ जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिया गया है अभी। और अगर हम सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वो जब से मुख्यमंत्री बने हर बार वो मथुरा आते हैं और यहाँ आकर के वो जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होते हैं। इस बार भी 2 दिवसीय दौरे पर वो मथुरा आ रहे हैं। आज शाम को मथुरा पहुंचेंगे और इसके साथ ही ब्रजवासियों के लिए भी काफी सौगातें उनके द्वारा दी जानी है, जिसमें कि बरसाना का रोपवे है, 5 जन प्रेक्षागृह का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। इसके साथ ही उनके समक्ष जो हमारी मथुरा वृंदावन की सांसद है हेमा मालिनी, उनके भी कई कार्यक्रम भगवान की जीवन पर आधारित वो प्रस्तुत करेंगी। और साथ ही कल सीएम योगी आदित्यनाथ जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेंगे और ब्रजवासियों को कई तरह की सौगातें देंगे, जिसकी चर्चा ब्रजवासियों के बीच में बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए गिरधर आपका बेहद शुक्रिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।